हेलो हिच डॉक्टर्स, एमसीसी ने नीट यूजी 2025 काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश कर दिया है, जिसमें उन्होंने काउंसलिंग की पूरी डिटेल दी है, किस राउंड के क्या रूल्स हैं और काउंसलिंग करवाते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे फ्री एग्जिट कैसे करते हैं, अपग्रेडेशन कैसे करवाते हैं, डिजाइन कब और कैसे आप कर सकते हैं, ये सारी डिटेल उन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो काफी लेंथी भी है और जो ये रूल्स दे रखे हैं वो बड़े रेंडमली दिए हुए हैं। कोई किसी पेज पर दिया है, कोई आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मिलेगा। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो सब कुछ ऐसा लगेगा मिक्सअप सा हो गया है और कुछ भी क्लियरली आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2025 काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक पीपीटी हमने बनाया है जिसमें हम फ्लो चार्ट के हेल्प से आपके सारे जो काउंसलिंग के रूल है वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, ताकि बिल्कुल इजीली सभी बच्चों को समझ आ जाए और कोई भी गलती उनसे काउंसलिंग में ना हो। जैसे ये राउंड वन के रूल है। राउंड वन में अगर आपको सीट मिल गई, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर सीट नहीं मिली तो फिर आपको क्या करना है, फ्री एग्जिट कैसे करना है, राउंड टू में सीट मिलने के बाद अपग्रेडेशन कैसे करवाते हैं या रिजाइन कैसे करते हैं। सिमिलरली फिर राउंड थ्री के क्या रूल है, स्ट्रे वैकेंसी के क्या रूल है कि स्ट्रे वैकेंसी में सीट मिल गई, छोड़ दिया तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर के लिए डिबार होगा या नहीं। तो इस टाइप के जितने भी रूल्स हैं वो सारे हम फ्लो चार्ट के हेल्प से बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको एमसीसी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी दिखा देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना देखा हो। ये एमसीसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या बीवाइज क्लासेज के ऑफिशियल चैनल एंड टेलीग्राम जो काउंसलिंग का ग्रुप हमने बनाया है उसमें भी इसे अपलोड कर रखा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन दी है कैंडिडेट के लिए, कुछ डिटेल यहाँ दे दी। अब आप देखेंगे ये चल रहा है पूरा, उसके बाद फिर बीच में कुछ अलग ही आ जाएगा। जैसे ये देखो, अब ये एब्रीविएशन आ गए। फिर आप देखना यहाँ पर कुछ ये अब आपका इन्होंने जो राउंड के रूल्स है वो आ गए हैं। फिर कुछ रूल्स आप देखेंगे ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि कुछ खास समझ इससे बच्चों को नहीं आता है। फिर भी आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, बट दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं उसको आप एंड तक देखें, एक एक रूल आपको समझ आ जाएगा। और जो भी आपके डाउट है, चाहे वो अपग्रेडेशन को लेकर हो, चाहे रिजाइन को लेकर हो या कोई भी काउंसलिंग का स्टेप हो, वो सारे आपके क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि इसमें मैं साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लूंगा जो बच्चे कमेंट सेक्शन में इस टाइप से पूछते हैं, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले देखो भाई, इसको एक बार थोड़ा ऊपर ले चलते हैं जहां से हमें शुरू करना है। अब जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई कंडक्ट कौन करवाता है काउंसलिंग। ये बात आप सबको पता है, एमसीसी नीट 2025 का काउंसलिंग कंडक्ट करता है, इसमें कुछ आपके लिए है भी नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किस किस कोर्स के लिए काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि कई बार बच्चों का ये डाउट आ जाता है कि सर मुझे बीएमएस बीएचएमएस या फिर मुझे वेटनरी में एडमिशन लेना है, तो क्या मुझे भी एमसीसी की से काउंसलिंग से एमसीसी की वेबसाइट से काउंसलिंग करवानी होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएमएस बीएचएमएस वेटनरी बीएसएमएस बीयूएमएस इनकी काउंसलिंग एमसीसी की वेबसाइट से नहीं होगा। एमसीसी की वेबसाइट से ओनली एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग इसकी काउंसलिंग होगी, और वो भी ओनली ऑल इंडिया कोटा सीट का। अगर आपको अपने स्टेट का ही काउंसलिंग करवाना है, अपने स्टेट कोटा से ही सीट लेना है जो 85% स्टेट कोटा है, तो आपको भी एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने की या काउंसलिंग करवाने की नीड नहीं है। इस पर वही काउंसलिंग करवाएगा जिन्हें ऑल इंडिया कोटा की सीट पर एडमिशन लेना है, जैसे एम्स हो गए, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, या दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, या फिर जो अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें आप अपने स्टेट से सीट नहीं ले सकते। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। वैसे मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि नीट 2025 काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। उसमें मैंने लाइव फिलअप करके भी दिखाया था कि कहाँ आपको क्या गलती नहीं करनी है और कहाँ पर क्या डिटेल डालनी है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना और उसके बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन करना। वैसे यहाँ पर देखो थोड़ा बताया भी है कि एमसीसी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसके बाद आपको वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिया था, मतलब नीट 2025 एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम यूज किया था। एक नोट यहाँ पर लिखा है कि आपको लैपटॉप का यूज करना है, आप डेस्कटॉप का यूज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल को अवॉइड करना। कभी कभी उससे जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है भाई, एक संदेश ऐप आप डाउनलोड करके रख लो, उससे इजीली थोड़ा सा ओटीपी वगैरह मिल जाते हैं। कई बार मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम आपकी फीस कितनी लगेगी? देखो भाई, दो टाइप की फीस है, एक है रजिस्ट्रेशन फी, दूसरा है सिक्योरिटी अमाउंट।
रजिस्ट्रेशन फी आपका नॉन रिफंडेबल है, मतलब अगर आप रजिस्टर करेंगे तो वो अमाउंट रिफंड नहीं होगा। लेकिन जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड हो सकता है, लेकिन कंडीशन है जो नीट 2025 काउंसलिंग के रूल्स हैं उनको आप सही से फॉलो करें। अगर आपने रूल्स को वायलेट किया तो हो सकता है आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी चला जाए, और सिक्योरिटी अमाउंट कोई कम नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000, प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए। एक छोटी सी गलती तो मिनिमम अमाउंट आपका 10,000 तो जा ही सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि पहले आप काउंसलिंग के रूल्स को समझें, प्रोसेस को समझें और फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। एक ध्यान यहां पर रखना है कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट वहीं पर रिफंड होता है जहां से आपने पेमेंट की थी, तो उसी अकाउंट से पेमेंट करना जहां पर आपको रिफंड मिल जाए। कई बार बच्चे साइबर कैफे वाले भैया से करवाते हैं, बाद में वो देने से मना कर देते हैं या बच्चा खुद ही भूल जाता है, तो ऐसी गलती आप ना करना, क्योंकि आप बाद में फिर बोलते हैं सर मेरा रिफंड तो आया नहीं, रिफंड आपके साइबर कैफे वाले भैया के आ चुका है। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए वैसे ही अकाउंट दें जिसमें आपसे रिफंड वापस मिल जाए। ठीक है, अब फीस कितना लगेगा? अब देखो भाई, जो आपकी ये काउंसलिंग होने जा रही है इसमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कुछ आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब प्राइवेट बोल सकते हैं। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस या इन डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवानी है तो इन दैट केस आपका अमाउंट लगेगा रजिस्ट्रेशन का 5,000। और अगर आपको ओनली गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस या बीएससी नर्सिंग इसकी काउंसलिंग करवानी है तो जनरल कैटेगरी के लिए है अमाउंट 1,000 रुपीज, SC, ST, OBC एंड हैंडीकैप के लिए 50% डिस्काउंट है, आपको 500 रुपीज पे करना होगा। तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो रिफंड नहीं होता। नेक्स्ट है सिक्योरिटी अमाउंट। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस का करवाना है, चाहे बीडीएस हो चाहे एमबीबीएस हो, प्राइवेट के लिए, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए आपको देना होगा 2 लाख रुपीज और प्राइवेट बीडीएस के लिए आपको देना होगा 1 लाख रुपीज। और अगर आपको ओनली गवर्नमेंट का कराना है तो सिक्योरिटी अमाउंट आपका रहेगा 10,000 रुपीज और SC, ST, OBC एंड हैंडीकैप के लिए डिस्काउंट है, इनके सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा ओनली 5,000। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनमें कोई डिस्काउंट नहीं है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी बात रजिस्ट्रेशन फीस का, सिक्योरिटी अमाउंट का और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर कई बार बच्चों को एक डाउट ये आ जाता है कि सर मुझे गवर्नमेंट सीट पे भी काउंसलिंग करवानी है और प्राइवेट पे भी करवानी है, तो क्या मुझे दोनों अमाउंट देना होगा? आपको दोनों अमाउंट देने की नीड नहीं है, आपको हाईएस्ट अमाउंट देना है। जैसे हाईएस्ट अमाउंट कौन सा है? प्राइवेट कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फी, वो आपका 5,000 रुपीज लगेगा और सिक्योरिटी अमाउंट आपका 2 लाख रुपीज लगेगा, मतलब टोटल आपको 2,05,000 रुपए देने होंगे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एमबीबीएस के लिए। आपका रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ चुका है, 21 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, कल से आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते थे। और आपका जो लास्ट डेट है वो है 28 जुलाई, मतलब 7 डेज का आपको टाइम मिला है। लेकिन एक ध्यान रखना, 28 जुलाई को दोपहर के 12 बजे तक है, ऐसा मत समझना कि रात तक होगा। ये कब तक है? 12 बजे तक। कई बार बच्चा ये सोच लेता है कि लास्ट डे है, रात में कर लेंगे, रात तक कर लेंगे, लेकिन ये टाइम दोपहर में 12 बजे तक ही आप कर सकते हैं। कई बच्चे तो 12 बजे उठते ही हैं, तो एमसीसी को इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारी जो जनरेशन है आजकल थोड़ी सी लेट जग रही, थोड़ा टाइम को आप एक्सटेंड करके ही रखें, लेकिन वो नहीं सुनते किसी की। अच्छा, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? अब देखो, एमसीसी की जो वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एट दैट टाइम आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की नीड नहीं है, ना ही आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ना ही 12th का, ना ही आपका फोटो, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट की नीड ही नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, मतलब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, कोई कॉलेज अलॉट होगा, तो एडमिशन लेने टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताया था, और एक अलग वीडियो बताया था जिसमें गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो कैसे बनता है। तो जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट है वो इन दोनों वीडियो को भी जरूर देख लें, नहीं तो फिर बाद में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। आपका कॉलेज तो अलॉट हो जाएगा, लेकिन जब एडमिशन लेने जाएंगे और डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हुआ तो आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो सकता है, और उस केस में भी आप पर सिक्योरिटी अमाउंट आपका जो वो फॉरफीचर हो सकता है, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है ये डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो भी आप देखकर अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। अब टाइम नहीं है, जल्दी ही, जैसे 31 को रिजल्ट आ जाएगा तो 1 से और 6 अगस्त के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है। तो अब ये मान लो कि टोटल ही 10 दिन का टाइम है, इसमें ही सब कुछ आपको करना है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? काउंसलिंग कंडक्टेड फॉर, किस किस सीट के लिए काउंसलिंग कंडक्ट की जा रही है। वैसे मैंने बता दिया, एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। अगर उसको हम
और थोड़ा सा डिवाइड करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा की सीट आएंगी 15%, ESIC जिनके पास वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट है उसकी काउंसलिंग भी यहीं से होगी, DU एंड IPU की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी यहीं से होगी, और जो 85% दिल्ली कोटा है उसकी काउंसलिंग भी यहीं से होगी, और जामिया मिलिया की पूरी जो सीट्स हैं BDS की वो भी यहीं से फिलअप की जाएंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% काउंसलिंग यहीं से होगी। AFMC की काउंसलिंग में बस यहाँ पर यस और नो आपको करना है, अगर आप यस करेंगे तो आप AFMC की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देंगे, फिर AFMC की वेबसाइट पर आपकी शॉर्ट लिस्ट में अगर नाम आया तो फिर वहां पर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा एंड आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन AFMC में हो जाएगा। सिमिलरली BSc नर्सिंग के कुछ 8-10 इंस्टीट्यूट हैं उनकी काउंसलिंग भी यहीं से होगी। अदर देन दैट जैसे कुछ ओपन MBBS एंड BDS सीट है, जैसे एम्स की सीट हो गई, एम्स की सारे कॉलेजेस की 100% सीट यहीं से होगा, जो BHU है AMU है उसका भी सीट यहीं से होगा, जिपमर है उसकी सीट्स भी यहीं से फिल की जाएगी। ठीक है भाई, अब ये है अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर कई बार डाउट आ जाता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ऐसे कुछ 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। अब मैं बता देता हूं, अगर आपको गवर्नमेंट MBBS या BDS के लिए अप्लाई करना है तो ऑल इंडिया कोटा इसको भी टिक करना है और ओपन सीट इसको भी टिक करना है। AFMC पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया डू यू वांट टू अप्लाई फॉर AFMC वहीं से यस नो होगा, बेस्ड ऑन दैट ये मतलब हाइड रहेगा, इस पर आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको नर्सिंग के लिए भी अप्लाई करना है तो आप इसे भी टिक मार्क कर देंगे, अगर आपको प्राइवेट के लिए भी करना है तो आप इसको भी टिक मार्क कर देंगे, अगर आपको प्राइवेट के लिए नहीं करना तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ भी करने की नीड नहीं है। और अगर आपको ओनली प्राइवेट के लिए करना है तो इन दैट केस आपको इसको टिक मार्क करना है जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब बहुत बार बच्चे गलती यहाँ पर क्या कर देते हैं, वो ओनली पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, मतलब इतना जल्दी वो फॉर्म फिलअप करते हैं कि पता नहीं उन्हें कहाँ जाना है, फिर वो बस इसको टिक मार्क करके और आगे बढ़ जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर हमारे ये एम्स है BHU है AMU है ये तो हमारे लिस्ट में आ ही नहीं रहे, ये जब मैं कॉलेज फिलअप कर रहा हूँ उसमें चॉइस फिलिंग में आ ही नहीं रहा है। आएगा कहाँ से भाई जब आपने टिक मार्क ही नहीं किया है, तो टिक मार्क करना जरूरी है। लेकिन अगर किसी ने फॉर्म फिलअप कर दिया और कोई गलती इस टाइप की आपसे हो गई है तो एक रीसेट का बटन आ जाएगा, रीसेट करने के बाद आप ये सारी दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं, तो टेंशन भी मत लेना कि ये हो गया, नहीं तो हम राउंड 2 में कर देंगे। तो रीसेट का ऑप्शन मिलता है, जब भी वो ओपन होगा आप कर लेना, अगर आपने ओनली फर्स्ट वाला ही ऑप्ट किया था ये भी करना जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा कैसे आपको किस काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। AFMC का मैंने बता ही दिया, यस करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, नो करेंगे तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जिनको पार्टिसिपेट करना है वही करें, अदरवाइज ना करें। अब कितने राउंड में काउंसलिंग होगी, देखो नॉर्मली जो प्रोसीजर है काउंसलिंग का उसमें 4 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, मतलब राउंड 3 आजकल इसको बोलने लग गए हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये 4 राउंड तो आपके होंगे ही होंगे, लेकिन कई बार सीट वैकेंट रह जाती है तो उस केस में स्पेशल स्ट्रे राउंड भी किया जाता है, और जैसे BDS है BSc नर्सिंग है इसमें तो 6 राउंड तक भी काउंसलिंग जाती है, और 6 राउंड तक आपने देखा भी होगा BDS वगैरह में तो 1,10,000 1,15,000 तक भी कॉलेज मिल जाता है, लेकिन स्ट्रे राउंड तक आप मान के चलें कि 75,000 80,000 तक ही कॉलेज मिलता है। और किस कोर्स की क्या कट ऑफ जाएगी, जैसे MBBS में कहां तक मिल सकता है, BDS में कहां तक, BSc नर्सिंग BAMS BHMS, उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है कट ऑफ का वीडियो वो भी आप जरूर देख लें। ठीक है, तो ये हो गए काउंसलिंग के राउंड। अब चलेगा हमारा डिटेल प्रोसेस। अच्छा, ये उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है चॉइस फिलिंग। अब देखो काउंसलिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है चॉइस फिलिंग। कुछ भी गलती आपकी चल जाएगी भाई, ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे का लॉस होगा, लेकिन अगर चॉइस फिलिंग आपने ढंग से नहीं करी तो उससे बड़ा लॉस कुछ नहीं है। कई बार बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि आप ये मानो जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल मेहनत करी थी उसमें पूरा पानी फिर जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, एक बच्चे को वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली वाला डालना था काउंसलिंग में, बट उसने जल्दबाजी में बिहार वाला फिलअप कर दिया और उसको कॉलेज भी वो अलॉट हो गया, और एक बार जब कॉलेज अलॉट हो गया फिर वो चेंज नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसलिए जब भी आप चॉइस फिलिंग करें अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल ध्यान से बनाएं, जो कॉलेज आपको लेने हैं उसी को ही फिलअप करें, जिस सीक्वेंस में बनाएं कि भाई ये अच्छा कॉलेज है, ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, उतना मेरे को जाना नहीं है, तो अकॉर्डिंगली ही कॉलेज की लिस्ट बनाएं। अदरवाइज कई बार बच्चे रैंडमली फिलअप कर देते हैं, उनके अच्छे मार्क्स होने के बाद भी उनको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। और कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट या चॉइस फिलिंग में आपकी हेल्प करने के लिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है BYJ ऐप एंड वेबसाइट पर, जिसमें 400+ कॉलेजेस का कट ऑफ एंड फीस डिटेल दिया है, ताकि आप राउंड वाइज चेक कर पाएं कि भाई राउंड 1 में
इस रैंक पर ये कॉलेज मिल सकते हैं, राउंड 2 में एक पर्टिकुलर रैंक पर ये कॉलेज मिल सकते हैं। जैसे एक बच्चे की रैंक हम मान लेते हैं 11,500 है, तो ये बच्चा क्या करेगा, देख लेगा राउंड 1 में मुझे ये 10, 15, 20 कॉलेज मिल सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट आप देखें भाई इनमें से ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो मुझे नहीं लेने, या ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो मुझे थोड़े हायर रखने चाहिए, मेरे स्टेट के आसपास है, या मुझे लगता है ये लोकेशन मेरे लिए अच्छी है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे एम्स दिल्ली है, एमएमसी है, वीएमएमसी है, वो भी चाहें तो आप अपनी लिस्ट में ऊपर रख सकते हैं, लेकिन हमें पता है जब वो लास्ट ईयर नहीं मिले तो इस साल भी नहीं मिलेंगे। तो ये जो राउंड वाइज कट ऑफ हमने इस कोर्स में दे रखे हैं वो इसी तरीके से हेल्प करती है कि जो आपकी रैंक है उसके बेस पर आप चेक कर लें राउंड 1 में कौन से कॉलेज मिलेंगे, राउंड 2 में कौन से, राउंड 3 में कौन से, राउंड 4 में कौन से। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें है वो है डाउट सेक्शन, मतलब आप अपने डाउट भी वहां पर पूछ सकते हैं। कोई आपका पर्टिकुलर डाउट है या आपको समझ नहीं आ रहा वो वहां पर पूछ सकते हैं, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है जस्ट एट ₹299। ये बीवाइज की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों जगह पर अवेलेबल है। इसके लिए अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे कोई होगा नहीं, और आप इजीली ज्वाइन करके अपना एक कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सेट वहां कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आ जाता है कि कब से कब होगा सर। 22 जुलाई से और 28 जुलाई का टाइम इन्होंने दिया है, मतलब आज से चॉइस फिलिंग अवेलेबल हो जाएगी। अगर अभी तक नहीं हुआ होगा तो हो सकता है शाम तक भी हो जाए। पहले सीट मैट्रिक्स आएगा और सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही ये ऑन होगा, लेकिन जल्दबाजी मत करना। जैसे मैंने बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सही से करना है, और ये सही से नहीं होगा तो फिर पूरी काउंसलिंग हमारी बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पर कई बार बच्चों को ये डाउट आ जाता है कि सर कितने नंबर ऑफ कॉलेज हमें डालने हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। कम से कम आपको एक कॉलेज डालना है। अगर आप एक भी कॉलेज नहीं डालेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप कॉलेज में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। दूसरा, मैक्सिमम जितने भी कॉलेज है आप सारे डाल सकते हैं, लेकिन वही कॉलेज डालें जिनमें आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि कुछ कुछ राउंड्स के रूल ऐसे हैं, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और एडमिशन नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान से ही इसे फिल करें, लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं है मैक्सिमम पर। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या हमारा ये चॉइस लॉकिंग वाला है। चॉइस लॉकिंग आपका 28 जुलाई को 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा, रात में 12 बजे तक कर सकते हैं, मतलब 11:55 तक कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर नहीं भी होता है तो ऑटोमेटिकली चॉइस लॉकिंग हो जाएगी, लेकिन बेटर है आप इसे लॉक कर लें, और जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसका प्रिंट भी जरूर ले लें। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो चॉइस फिलिंग में ऐसे ऐसे फिलअप किया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो मुझे कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ। तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, अगर आपने चॉइस लॉकिंग करके प्रिंट लिया होगा, आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है और आपके जो ऊपर के कॉलेज हैं क्या वो तो आपकी रैंक पर नहीं मिल रहे थे, कहीं एमसीसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो आपके प्रूफ के लिए रहना जरूरी है, इसलिए लॉकिंग भी कर लें, प्रिंट भी ले लें। और अगर नहीं भी हुआ तो मैं आपको बस सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ कि आप टेंशन ना लें, इसलिए बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली भी लॉक हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि कर लें तो बेटर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे कौन से हैं भाई? हाँ, अब हमारा स्टार्ट हो गया राउंड वाइज काउंसलिंग के रूल, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पर सबसे ज्यादा बच्चों से गड़बड़ होती है, जहां पर उनका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाता है, कभी कभी वो काउंसलिंग से ही बाहर हो जाते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ऐसा आपसे कुछ ना हो, इसलिए 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग के राउंड 1 के रूल क्या है। अब देखो, जब आप काउंसलिंग में राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे, जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा। अब देखो, या तो आपको सीट मिल जाएगी या आपको सीट नहीं मिलेगी। तो अगर सीट नहीं मिलती है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप सिंपल क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, सेकंड राउंड में, या फिर आप अपने स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है वहां पर अच्छी सीट मिल सकती है या अच्छा कॉलेज है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको सीट मिल जाती है तो वहां पर ऑप्शन आपके पास है कि आप या तो उस कॉलेज में एडमिशन ले लें या आप उस कॉलेज को छोड़ दें, मतलब एडमिशन ना लें, और उसी को हम बोलते हैं फ्री एग्जिट। मतलब फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि जो कॉलेज अलॉट हुआ, हमने देख लिया कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, मैं फ्री एग्जिट, मतलब ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर एमसीसी को जाकर बताना पड़ेगा कि मैं फ्री एग्जिट कर रहा हूं, या कहीं कॉलेज को जाकर बोलना पड़ेगा, कुछ नहीं है। सिंपल आपने रिजल्ट देख लिया, आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, वही फ्री एग्जिट है। ऐसा कुछ नहीं कि आवाज मार मार के पड़ोसी को बताना कि मेरे को तो कॉलेज मिल गया और मैं एडमिशन नहीं लेगा, मैंने तो फ्री एग्जिट ले लिया, ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब एडमिशन ले लिया, वहां पर भी 2 ऑप्शन आपके पास है। एक, आप सेटिस्फाई हैं, वही आपको दिल्ली का एमएमसी मिल गया, आपको वीएमएमसी मिल गया, अब आप सेटिस्फाई हैं कि मुझे दूसरे कॉलेज में नहीं जाना,
तो बस आपका ये फाइनल एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला, जैसे हो सकता है राजस्थान का आपको बूंदी मेडिकल कॉलेज मिल जाए या आपको अजमेर मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो आपको लगता है नहीं यार थोड़े और ऊपर के अच्छे कॉलेज मिल जाए, RUHS या फिर SMS जयपुर, तो आप क्या करेंगे, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो समझ आ गया। एडमिशन लेने के बाद अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाई हैं, कुछ नहीं करना, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, जिससे आप फर्दर जो हमारा सेकंड राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये हो गए हमारा राउंड 1 के रूल, बस ये इतना ही है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टिल आपका अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड पर, सेकंड राउंड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और थोड़े से रूल अब टिपिकल हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ और आपने नहीं लिया तो फिर आप का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड नहीं होगा, इसलिए अब आप ध्यान से समझना, ठीक है। पहला पॉइंट तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कई बार बच्चे ये पूछते हैं सर मैंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्या मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता हूं क्या डायरेक्ट? बिल्कुल, आप डायरेक्ट सेकंड राउंड में आ सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब डायरेक्ट सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि सर हर राउंड में हमें क्या अलग से रजिस्ट्रेशन करना है क्या? नहीं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, आपको सीट मिली हो या ना मिली हो, आपको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन वही बच्चे करते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था पेमेंट नहीं किया था, मतलब फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करने की नीड किसको नहीं है भाई? देखो, रिजाइंड, जिन बच्चों ने रिजाइन कर दिया कॉलेज लेने के बाद, नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1, मतलब जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया था, ये जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रखा है। जैसे होता क्या है ना, अब मैंने बताया था कि भाई राउंड 1 के बाद आपको अगर सीट मिली तो आपके पास ऑप्शन है आप कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लें, लेकिन आपने देखा कॉलेज में भी आप गए, वहां पर आपका मन ही नहीं लगा, आपको लगा कि यार यहाँ से तो रिजाइन कर देते हैं। अगर आप रिजाइन भी कर देते हैं, उसका कुछ रूल है कि 2 दिन पहले आपको सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले ये सब करना होगा। तो अगर उससे पहले आपने किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। उसके अलावा जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर किया था लेकिन सीट नहीं मिली थी, वो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर बस इतना ही पॉइंट है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा चॉइस फिलिंग। अब कुछ बच्चों को डाउट यहाँ पर ये आ जाता है कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, मैंने कॉलेज लिस्ट भी डाली थी लेकिन मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो क्या मुझे सेकेंड राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी क्या? यस, चॉइस फिलिंग आपको हर राउंड में फ्रेश करनी है। मतलब राउंड 1 में अगर आपने चॉइस फिलिंग की थी, आपको कॉलेज मिला है या ना मिला, उससे कोई लेना देना नहीं है कि सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब चाहे आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करें, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी, दोनों ही केस में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। अब चॉइस फिलिंग को लेकर एक छोटा सा डाउट बच्चों को आ जाता है कि सर मैं फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले चुका हूं, अब मैं अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मैंने जो कॉलेज फिलअप किए थे, मैंने टोटल 20 कॉलेज डाला था फर्स्ट राउंड में और मुझे 11 नंबर का कॉलेज मिला है, तो जो ऊपर के 10 कॉलेज हैं क्या मैं यही डाल सकता हूं क्या मैं ये जो पीछे के 9 कॉलेज है इनको नहीं ले सकता क्या? ये आपकी मर्जी है। अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं सेकेंड राउंड में तो आप इन 9 कॉलेज को भी ऊपर लेके आ सकते हो, इन 10 में से कुछ को नीचे भी ले जा सकते हो, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और 20 की जगह आप 50 कॉलेज भी डाल सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। फ्रेश चॉइस फिलिंग का मतलब ही ये है कि आप बिल्कुल नए सिरे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया राउंड 2 का चॉइस फिलिंग तक का रूल। अब समझते हैं जब चॉइस फिलिंग होने के बाद एमसीसी आपका रिजल्ट देगा, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप देखो भाई, ये जो पॉइंट है, अब 2 टाइप के लोग हमारे पास हैं। एक तो वो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट ले ली थी और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, दूसरे वो लोग हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला था या जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो उनको तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पर, लेकिन एक बार पहले उनका डिस्कस करते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट ली थी और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। तो उनके पास देखो 2 ऑप्शन है। पहला, या तो उनको नई सीट मिल जाएगी या उनको सीट नहीं मिलेगी, मतलब उनका वही कॉलेज रह जाएगा जहां पर उन्हें एडमिशन ले रखा है। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो आपके लिए रिजर्व्ड है, आप चाहें तो वहां पर स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो अपग्रेडेशन नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड वाली सीट तो मुझे उतनी अच्छी नहीं मिल रही, अच्छी नहीं लग रही, तो आप रिजाइन भी कर सकते हैं, मतलब वहां से उस सीट को आप छोड़ सकते हैं। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब दूसरा है
जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन नई सीट मिल गई, अब नई सीट जैसे ही मिलेगी आपको जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था जहां पर आपने एडमिशन ले रखा है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, मतलब अब वहां पर आपका एडमिशन नहीं रहेगा। अब आपके पास ऑप्शन है, जो नई सीट मिली है या तो वहां पर आप एडमिशन ले ले या फिर आप उस सीट को छोड़ दें। अगर जो नई सीट अलॉट हुई है, जो अपग्रेडेड सीट है, उसको आप छोड़ेंगे तो उस केस में आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जब आप फर्स्ट राउंड की सीट को अपग्रेड कर रहे हैं वही कॉलेज की लिस्ट डालना जहां पर आपको एडमिशन लेना हो। अगर अपग्रेडेड सीट को आप छोड़ देंगे तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपने एडमिशन ले लिया अपग्रेडेड सीट पर, उसके लिए कुछ नहीं है, बस आपका एडमिशन फाइनल हो गया, सिक्योरिटी अमाउंट भी आपका रिफंड हो जाएगा क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड की सीट पर भी एडमिशन लिया था और सेकंड राउंड में जो अपग्रेड होकर मिली है उस पर भी एडमिशन लिया है, तो यहां आपका क्लोज हो जाएगा। अब चाहे तो आप इस सीट को भी अपग्रेड करवा सकते हैं राउंड 3 में, और चाहे तो आप यहीं पर अपनी काउंसलिंग को स्टॉप कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन राउंड 1 की सीट लेने के बाद आपने राउंड 2 में अपग्रेड कराया, अब राउंड 3 में भी क्या मैं अपग्रेड करा सकता हूं? इस पर एमसीसी के कुछ क्लियरली रूल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लॉजिकली हमें यही समझ आता है कि डेफिनेटली जो सेकंड राउंड में भी मुझे सीट मिली है उसको भी मैं अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अब, क्योंकि ये डाउट कई बार बच्चों को आ जाता है कि सर मैंने राउंड 1 में सीट ली थी, फिर मैंने राउंड 2 में अपग्रेड कराया है, तो क्या मैं फर्दर अपग्रेडेशन करवा सकता हूं या नहीं? आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमारे वो बच्चे बच गए अब जिनको जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी या जो राउंड 2 में पहली बार सीट लेने आए हैं, मतलब जिन्होंने पहली बार राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया है। अब उनके पास ऑप्शन क्या है भाई? अब या तो इनको सीट मिलेगी, अगर सीट मिलेगी तो ये रूल्स लगेंगे, और अगर सीट नहीं मिलती है तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? फिर तो यही है, या तो आप राउंड 3 में जाएं या फिर आप अपने स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करें जहां से आपको चांसेस है मिलने के, ठीक है। ये हो गया हमारा, जिनको सीट नहीं मिली इनका तो इतना ही है। अब जिनको सीट मिल गई है, अब जिनको सीट मिल गई है उनके पास ऑप्शन है, या तो आप एडमिशन ले लेंगे कॉलेज में या आप एडमिशन नहीं लेंगे। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो उस केस में भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। तो बचते हैं वो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, भाई एडमिशन ले लिया, मैं तो इस कॉलेज से सेटिस्फाई हूं, मुझे कुछ नहीं करना, तो वो वहीं पर काउंसलिंग स्टॉप कर देंगे, अपनी एमबीबीएस की स्टडी कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको लगता है यार जो मुझे ये सीट मिली है मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे कुछ और अच्छे कॉलेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कॉलेज में जाकर फिजिकली रिपोर्ट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और उनको बोल देंगे कि मैं तो अपग्रेड करने जा रहा हूं, आप मेरा अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दें, जो भी वो प्रोसीजर बोलते हैं, हो सकता है कुछ फॉर्म फिलअप करवाएं, हो सकता है कुछ जस्ट यही बोल दे कि हाँ ठीक है हो गया, आपने बोल दिया तो वही है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं आपके राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ गया हमारा राउंड 3। तो देखो अभी तक हमने राउंड 1 और राउंड 2 डिस्कस किया है। राउंड 2 में जो अपग्रेडेशन के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे इनको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। अगर आप राउंड 1 में भी एडमिशन लेते हैं उनको भी फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। और अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए राउंड 1 में किसी बच्चे ने सीट ली थी और इसने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और सीट इसकी अपग्रेड हो भी गई, तो इस बच्चे को क्या करना होगा? अपने राउंड 1 वाले कॉलेज में जाना होगा और वहां से रिलीविंग लेटर लेकर आना है, और वो ऑनलाइन भी जनरेट होना चाहिए। अगर कॉलेज वालों ने बोल दिया कि ठीक है आपका एडमिशन कैंसिल है, बट आपने ये ऑनलाइन जनरेट नहीं किया है रिलीविंग लेटर, तब भी आपका नहीं माना जाएगा, तब भी आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखना कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है वहां पर जाकर अपना एडमिशन कैंसिल करवाएं, रिलीविंग लेटर जनरेट करवाएं, और वो फिर आपको नए कॉलेज में जाकर दिखाना होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि देखो ये बर्डन वाला काम है। राउंड 1 में जो सीट मिली है वहां पर पहले आप एडमिशन लेंगे, यहाँ फीस सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, तो एक काम तो ये हुआ। फिर मान लीजिए अपग्रेड हो गया राउंड 2 में, फिर आप यहां से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, आप रिलीविंग लेटर जनरेट करेंगे और फिर इस कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे। तो यहां ध्यान ये रखना है कि भाई राउंड 1 की सीट पर एडमिशन तभी लें जब आपको लगता है कि अगर राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ तब मैं राउंड 1 से काम चला लूंगा। अगर आपको लगता है राउंड 1 की सीट पर मुझे नहीं रहना है, मुझे तो छोड़ना ही है राउंड 2 में चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर ये अननेसेसरी इतना पंगा मत लेना।
पहले आप वहां पर जाकर एडमिशन लें, फीस डिपॉजिट करें, डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करें, फिर उनसे निकलवा कर लाएं, फिर रिलीविंग लेटर जनरेट करें और फिर राउंड 2 की सीट पर एडमिशन लें। इससे बेटर आपका ये है कि राउंड 1 से फ्री एग्जिट मार लें और राउंड 2 की डायरेक्ट सीट ही ले लें, ताकि कम से कम ये इतना काम अननेसेसरी ना करना पड़े। देखो भाई, आप जाएंगे कॉलेज में तो आने जाने में भी टाइम लगता है, पैसा भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, तो ध्यान से ही डिसीजन लें। और इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई अगर आपको नहीं समझ आता है तो बीवाइज का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ले सकते हैं, जहां पर हम आपकी 1 to 1 हेल्प करते हैं। पूरी आपकी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे बेस्ड आपसे बातें करके कि आपकी क्या चॉइस है, आपको कौन से जगह पर एडमिशन लेना है, कौन से नहीं लेना है। और इसके साथ में जैसे इस टाइप के रूल्स है, इसमें हम गाइड करें भाई आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राउंड 2 में कितने चांसेस हैं उस कॉलेज को मिलने के, राउंड 3 में कितने हैं। तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9416566619, इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे राउंड 1 और राउंड 2 के रूल। नेक्स्ट है हमारा राउंड 3। अब राउंड 3 में सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन किसको करना है और किसको नहीं करना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन वही बच्चे करेंगे जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। एक तो अगर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, आप लोगों को तो रजिस्ट्रेशन करना ही है। दूसरा, वो बच्चे जिनको सेकेंड राउंड में सीट तो मिला था लेकिन उन्होंने एग्जिट कर दिया था, तो उन्हें फिर से अमाउंट वगैरह पे करना होगा, तभी आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। किसे रजिस्ट्रेशन नहीं करने की नीड है? अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया था और आपको सीट नहीं मिला है तो आपको नीड नहीं है। दूसरा, आपको सीट मिला था, आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, तो इन दैट केस भी आपको रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में आपको ध्यान रखना है, एमसीसी के हर राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप उस राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो इसलिए ध्यान रखें, जिस भी राउंड में आप पार्टिसिपेट करें उसमें चॉइस फिलिंग जरूर करें। और यहां पर कुछ बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं कि वही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर वाले, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आपका जितना मन करे उतने कॉलेज डाल सकते हैं। अगर इससे पहले के राउंड में आपने 100 कॉलेज डाला था तो आप राउंड 3 में 80 भी डाल सकते हैं, और आपका मन करे तो 250 भी डाल सकते हैं, 400 भी डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। कई बार हम देखते हैं वीडियोज में बोल देते हैं कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर वाले ही डालने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने बता दिया चॉइस फिलिंग के बारे में। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, चॉइस फिलिंग हो जाएगा, उसके बाद एमसीसी आपका प्रोसेसिंग करेगा और आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में क्या क्या हो सकता है भाई? अब देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक वो जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और एक वो बच्चे जिनको अभी तक सीट ही नहीं मिला था। तो इनका आगे डिस्कस करेंगे, पहले अपग्रेडेशन वालों का देख लेते हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, या तो उनका एप्लीकेशन लग जाएगा, मतलब उनको सीट मिल जाएगी, या फिर नई सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको नई सीट नहीं मिलती है तो इन दैट केस आपकी जो सेकंड राउंड की सीट थी जहां पर आपने एडमिशन ले रखा है वो आपके लिए रिजर्व्ड है। आप वहां पर जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको वहां का कॉलेज अच्छा लगता है। दूसरा ये है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, जो मैंने कॉलेज लिया था मैं तो सोच रहा था कि अपग्रेडेशन हो जाएगा, तो आप इस सीट से रिजाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजाइन करते हैं तो फिर आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया और सीट मिल गई, तो सीट मिलने के बाद भी वही है भाई, नई सीट पर आप या तो एडमिशन ले लें अगर आपको अच्छा लग रहा है और अपनी कंटिन्यू करें स्टडी को। दूसरा, अगर आप यहां पर एडमिशन नहीं लेंगे तो यहां पर रूल और भी सख्त है। रूल सख्त क्या है? पहला, सिक्योरिटी तो रिफंड होगा ही नहीं, वो तो पहले भी नहीं हो रहा, सेकंड में भी। दूसरा, आगे के जो राउंड्स हैं जैसे स्टे राउंड, स्पेशल स्टे राउंड, अगर ये सीट आपने छोड़ दी तो आप स्पेशल स्टे राउंड और स्टे राउंड में नहीं जा सकते, ये आप ध्यान रखना। तो इसलिए राउंड 3 में सोच समझकर चॉइस फिलिंग करें, सोच समझकर अपने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट दें, कहीं ऐसा वैसा कॉलेज ना ले लें जिसमें आप एडमिशन ही ना लेना चाहें बाद में। और अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे फिर ऑल इंडिया कोटा के फर्दर राउंड में नहीं जा पाएंगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैंने बताया कि चॉइस फिलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी मेहनत पर भी ये पानी फेर सकती है। क्योंकि अब राउंड 3 के बाद आगे के राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे तो आपके पास बचा क्या? ठीक है, तो आपने क्रैक भी किया था नीट एग्जाम, सब कुछ हुआ था, लेकिन काउंसलिंग ही आप ढंग से नहीं करवा पाए। इसलिए जरूरी है भाई, ध्यान से ये सारे काम आप करें। अब नेक्स्ट है भाई, जिन बच्चों को सीट मिला ही नहीं है राउंड 1 और राउंड 2 में, उनके लिए ऑप्शन क्या है? अब एक ही है, या तो सीट नहीं मिलेगी, सीट अगर नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? स्टे राउंड या फिर अपने स्टेट कोटा के जो काउंसलिंग चल रही है वहां पर जाकर पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आपको सीट मिल जाती है
तो फिर वही है, या तो एडमिशन ले लें या एडमिशन आप ना लें। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी भी जाएगी, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग। और बहुत बार हम देखते हैं कि स्टेट कोटा के स्टेट राउंड में कई बार तो सीट ही नहीं आती, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राउंड 3 को सोच समझकर ही काउंसलिंग करवाना। अगर आप ऐसा कुछ फंस गए तो यहां तो वैसे बाहर हो जाओगे और स्टेट कोटा में सीट ही नहीं बचता, बहुत बार ऐसा हम देखते हैं। तो नेक्स्ट राउंड है हमारा लास्ट राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसमें बच्चों का सबसे पहला डाउट तो यही है कि सर क्या मैं डायरेक्ट स्ट्रे राउंड में भी आ सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 अगर इसमें भी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप डायरेक्ट स्ट्रे राउंड में आकर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले कुछ साल पहले ऐसे रूल थे कि डायरेक्ट आप नहीं आ पाते थे, लेकिन इसको चेंज कर दिया है एमसीसी ने। अब आप स्ट्रे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट, एलिजिबल कौन नहीं है? अब देखो मैंने पहले बताया था जैसे कि हु जॉइंड द अलॉटेड कॉलेज इन राउंड 1 एंड राउंड 2। अगर राउंड 1 और राउंड 2 में आप सीट फाइनल कर चुके हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, तो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप नॉट एलिजिबल हैं। ठीक है। दूसरा, अलॉटेड सीट इन मॉकअप राउंड, जैसे अभी मैंने बताया भाई, या तो आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, राउंड 3 में आप अपग्रेड हो गए, या आपको बिल्कुल फ्रेश सीट मिली है, तो आपको भी अलाउ नहीं करता है स्ट्रे राउंड में। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइंट होल्डिंग ए सीट इन स्टेट कोटा काउंसलिंग। अब देखो राउंड 3 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, एमसीसी अपनी लिस्ट तैयार करेगा, सभी स्टेट अपनी लिस्ट तैयार करेंगे और एक कॉमन लिस्ट बन जाएगी कि ये सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। अगर आपने कहीं स्टेट कोटा काउंसलिंग में भी सीट ले रखी है तब भी आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसके बाद ये आपस में सीट शेयरिंग करते हैं कि कौन कौन बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। अब आगे क्या होगा, आगे भाई एमसीसी का काम है, कॉलेज आ जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो रिजल्ट आ जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट होगा। अब कॉलेज अलॉटमेंट में क्या होगा, या तो आपको सीट ही नहीं मिलेगी, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप वेट करें, कोई भगवान की दया से स्पेशल स्टे राउंड हो जाए, या आपके स्टेट कोटा की काउंसलिंग चल रही होगा वहां पर कोई सीट आ जाए, तो ये ऑप्शन है। और अगर आपको सीट मिल जाती है तो फिर आप एडमिशन लें या आप एडमिशन ना लें। तो इस साल एक अच्छी चीज इन्होंने कर दी है कि अगर आपको स्टे राउंड में सीट मिल जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा, और अगर कोई फर्दर राउंड हुआ, जैसे बीडीएस में राउंड 5, राउंड 6 हो जाते हैं, बीएससी नर्सिंग में होते हैं, तो आप उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पिछले साल तक ये रूल था कि अगर स्टे राउंड में सीट मिली और आपने नहीं ली तो आप अगले साल भी नीट एग्जाम से डिबार कर दिए जाएंगे, आप नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस साल अभी एमसीसी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल दी है कि आप डिबार नहीं होंगे। अब या तो उनसे गलती से मिस हो गया या उन्होंने चेंज कर दिया है, वो तो अब पता चलेगा अगर एमसीसी कुछ आगे नोटिस नहीं लाता है। अभी तक के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग आप डिबार नहीं होंगे, रूल्स में तो ऐसा बिल्कुल क्लियरली लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए अच्छा हो गया कि आप बिल्कुल फ्रीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा लॉस क्या है, हमारा सिक्योरिटी अमाउंट ही जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रे वैकेंसी का रूल। अब हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को मैंने जितना सिंपल हो सकता, जितना आसान भाषा हो सकती है उसमें मैंने समझाने की कोशिश की है, और आपने देखा भी होगा। अब आप खुद पढ़ के देख लेना इंफॉर्मेशन बुलेटिन, अगर आपको इतना क्लियर कट कुछ समझ आ जाए तो मुझे बताना, फिर मुझे तो नहीं लगता कि आएगा, स्टिल कुछ लोगों को आ भी सकता है ना। अब ये हो गई हमारी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस। इसके अलावा एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें रजिस्ट्रेशन बताया था कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो वीडियोज भी आप जरूर देखें। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो कैसे बनता है, ये दोनों वीडियो आप जरूर देखें। इसके अलावा मैंने 7 बेस्ट टिप्स की एक वीडियो बनाई थी कि चॉइस फिलिंग या कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम इन 7 टिप्स को आप जरूर फॉलो करें। और अगर आप काउंसलिंग खुद से कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स है उनका ध्यान आपको रखना चाहिए। एक मोस्ट कॉमन डाउट बच्चों का रहता है कि सर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग में एक साथ पार्टिसिपेट कैसे करें, कैसे हम मैक्सिमम राउंड तक जाएं, ताकि दोनों जगह पर हम पार्टिसिपेट करके देख पाएं कहां पर अच्छा कॉलेज मिल रहा है। तो ये सारी वीडियो ऑलरेडी हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नीट 2025 काउंसलिंग के लिए सीरियस हैं तो इन वीडियोज को भी आप जरूर देखें। इसके अलावा मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं, बीवाइज क्लासेस ऐप पर एक 400 प्लस कॉलेजेस का कट ऑफ एंड फीस डिटेल का हमने कोर्स बनाया है, जो आपकी
कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट एट ₹299। अब आगे इसका प्राइस भी बढ़ सकता है, तो बेटर आप उससे पहले ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो को लेकर अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच।